नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी को मात देने के लिए राहुल गांधी की खास रणनीति की, भारत जोड़ो यात्रा से बैकफुट पर आई बीजेपी की, बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी के चुनावी बिगुल की, अग्निपथ योजना पर खड़गे के वार की, जानेंगे महाराष्ट्र में राज्यपाल के बयान पर कैसे घिरती जा रही है मोदी सरकार, क्यों खतरे में दिख रही है शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एम्स हैकिंग मामले में इंटरपोल की एंट्री की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगा संघ, भारतीय किसान संघ का दिल्ली कूच कल, रामलीला मैदान में जुटेंगे 55,000 किसान। एकनाथ शिंदे का कटेगा पत्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की वकालत, कहा तभी होगा राज्य का विकास। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को केजरीवाल ने किया संबोधित, बोले भगवान ने देश को ठीक करने के लिए आपको बनाया, हर आदमी को बनाना चाहता हूं अमीर। भारत बांग्लादेश चटगांव टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 188 रन से दी मात, सीरीज में भारत ने बनाई 1-0 की बढ़त। ये तो थी सुर्खियां और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 14वां दिन है। 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने यात्रा को शनिवार को एक दिन का विराम दिया था। आज यात्रा की शुरुआत दौसा से हुई। राहुल के साथ आज धर्मगुरु नेकी महाराज ने पदयात्रा की। आज भी राहुल के साथ जनसैलाब नजर आया, तो वहीं यात्रा पर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है, जिसमें हर रोज नए नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की जा रही हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों यात्रा से जुड़ी एक तस्वीर को लेकर यूजर्स ने सवाल उठाए थे। ये तस्वीर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने शेयर करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा था। इस तस्वीर पर कई यूजर्स ने रिएक्ट करते हुए सवाल पूछा था कि सभी धर्मों के लोग दिख रहे हैं, हिंदू कहाँ है। इसी सवाल का अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ तस्वीरें शेयर करके जवाब दिया गया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से आज 3 तस्वीरें एक साथ ट्वीट की। इस ट्वीट में भगवा ड्रेस और माथे पर टीका लगाए हिंदू, पगड़ी पहने सिख और सिर पर टोपी लगाए मुस्लिम युवक नजर आ रहे हैं। तीनों तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, हम भारत के लोग। आज राहुल के साथ सीकर के संत नेकी महाराज ने भी पदयात्रा की, जहां राहुल ने कांग्रेस के साथ साधु संतों को जोड़ने के लिए विस्तार से चर्चा की। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 8 राज्यों को कवर कर चुकी है। यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यात्रा पूरी कर चुकी है। अब यात्रा राजस्थान में है। राजस्थान में आज यात्रा का 14वां दिन है। 16 दिसंबर को यात्रा ने 16 दिन पूरे कर लिए थे। भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और लगभग 8 दिनों के विश्राम के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से गुजरते हुए आखिर में जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पार कर चुकी है और इन 100 दिनों में देश का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। पहले बीजेपी मुद्दे सेट करती थी और फिर राजनीति उन मुद्दों के इर्द गिर्द होती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है और राजनीति के मुद्दे कांग्रेस सेट कर रही है। पिछले कुछ दिनों से रोज चर्चा उन्हीं मुद्दों पर हो रही है जिन्हें राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो कैसे आया ये बदलाव, देखते हैं ये रिपोर्ट। 8 साल से देश की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही थी। प्रधानमंत्री मुद्दे तय करते थे और फिर पूरे देश में उसकी चर्चा शुरू हो जाती थी। विपक्षी दलों को बीजेपी की पिच पर जाकर खेलना पड़ता था। ऐसे में बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिल जाती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने पार्टी को मजबूत किया है। कांग्रेस को नई राजनीतिक ताकत मिली है। इस यात्रा ने तय कर दिया है कि अब कांग्रेस देश में राजनीतिक नैरेटिव स्थापित कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की बनाई पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गई है। जयराम रमेश ने कहा कि पहले भी कांग्रेस की सराहना की गई है, आलोचना हुई है, हमारे बारे में गलत प्रचार किया गया। हम हमेशा बचाव की मुद्रा में थे। बीजेपी जो कह रही थी या जो कर रही थी, हम हमेशा उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से अब बहुत कुछ बदल गया है। हम राजनीतिक नैरेटिव को अपनी शर्तों पर निर्धारित करने में काफी हद तक सफल हो गए हैं। बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है, वो परेशान और घबराई हुई है। हम बहस की शर्तों को बदलने में सफल रहे हैं। अब नैरेटिव हमारे पिच पर है। हम बीजेपी के खिलाफ उस पिच पर क्रिकेट खेल रहे हैं जो हमने तैयार की है। हम बीजेपी के खिलाफ
उनके द्वारा तैयार की गई पिच पर नहीं खेल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने यही सबसे बड़ा अंतर पैदा किया है। आज बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी पर बात करनी पड़ रही है। ये कांग्रेस की कामयाबी है। राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए और अब राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर देश में चर्चा हो रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा को 101 दिन हो चुके हैं। इस दौरान यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजरने के बाद अब राजस्थान में चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा देश को जोड़ने का नया इतिहास बनाने की राह पर है, तो पीएम मोदी अपने चुनावी इतिहास को बरकरार रखना चाहते हैं। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचे, जहां चीन को जवाब देने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। तो किसे रेड कार्ड दिखाने की बात कर रहे हैं पीएम मोदी, देखते हैं ये रिपोर्ट। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के जवानों में टकराव हुआ था। चीनी जवान भारतीय सीमा के काफी अंदर आ गए थे। वो LAC के पास बनी भारतीय चौकी तक पहुंच गए थे। इसके बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। आज पीएम मोदी जब मेघालय और त्रिपुरा की यात्रा पर पहुंचे तो उन्होंने चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश की। पीएम ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में जरूर उसे बता दिया कि भारत किसी के दबाव में फैसला नहीं करेगा। शिलोंग में चीन का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं का विकास पूरी ताकत से करेगा, उसे इससे कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर पुरानी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी तो दुश्मन को फायदा होगा। पहले की सरकार की इस सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी जरूरी है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। पीएम मोदी ने फीफा कप का जिक्र करते हुए कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 साल में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया है। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, नए प्रोजेक्ट को ठप करने और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों की जड़ें काफी गहरी होती हैं, इसलिए मिलकर इन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। मेघालय में पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है तो खड़गे ने अग्निपथ को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया है। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का जब से ऐलान हुआ है तब से इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवाओं में इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल हैं और उन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से टकरा रही है और इन सवालों के जवाब मांग रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निवीरों को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि अग्निवीरों को सेना के सिपाही को सलाम करना होगा। खड़गे ने ट्वीट करके लिखा, मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि अग्निवीर को सेना के सिपाही को सलाम करना होगा। अगले 10 सालों के भीतर सेना में सिपाही के बाद सीधी भर्ती नहीं होगी, केवल 4 सालों के लिए अग्निवीरों की होगी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर वार और हमारे सैनिकों के मनोबल पर प्रहार है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध कर रही हो। कांग्रेस लगातार अग्निपथ योजना से होने वाले नुकसान को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर चुकी है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सही है या फिर नहीं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस योजना से जुड़े कई मुद्दे, अधिसूचना और युवाओं के भविष्य और उस पर पड़ने वाले असर को मुद्दा बनाते हुए याचिका दाखिल की थी। अब सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। अग्निपथ योजना पर फिलहाल मोदी सरकार फंसी नजर आ रही है तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर फंस गई है। कोश्यारी के बयान को लेकर राज्य की सियासत में हलचल तेज है। महाराष्ट्र में शनिवार को महाविकास आघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसमें शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने मोदी सरकार को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को हटाने के लिए चेतावनी दी है। तो अब क्या कह गए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में
इस वक्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर विरोध की हवा काफी तेज है। शनिवार को कोश्यारी को लेकर एमवीए गठबंधन ने जोरदार विरोध किया था। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान पर विपक्षी दल लगातार विरोध जता रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को फौरन हटा देना चाहिए। महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर महाराष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की खातिर तीनों को एक साथ रहने की जरूरत है। अगर राज्यपाल कोश्यारी को नहीं हटाया गया तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। शरद पवार ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए नहीं बल्कि इसको बदनाम करने की होड़ लगी है। पवार ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयान का भी जिक्र किया। अपने बयान में चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि अंबेडकर और महात्मा फुले ने स्कूल को शुरू करने की खातिर भीख मांगी थी, जिसको लेकर पवार ने साफ कर दिया कि ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद हमें एकजुट होना होगा। अगर गवर्नर को नहीं हटाया गया तो हमें भविष्य की कार्रवाई को तय करने के लिए एक्शन लेना होगा। गौरतलब है कि महाविकास अघाड़ी ने राज्यपाल के बयान और दूसरे मुद्दों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया और रैली में ये मांग की कि जल्द से जल्द कोश्यारी को राज्यपाल के पद से हटाया जाए। अब देखना होगा शरद पवार की इस चेतावनी के बाद मोदी सरकार क्या कदम उठाती है। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी की कुर्सी पर तलवार लटक रही है तो तलवार मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर भी लटक रही है। मध्य प्रदेश में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल अभी से तेज है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी नेतृत्व मौजूदा सीएम को लेकर कोई बड़ा बदलाव कर सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए शिवराज सिंह चौहान को कुर्बान किया जा सकता है। तो क्या जाने वाली है सीएम शिवराज सिंह की कुर्सी? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में शानदार जीत से गदगद बीजेपी अब मध्य प्रदेश में भी गुजरात फार्मूले से जीत हासिल करने की जुगत लगा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक और नेता पड़ोसी राज्य गुजरात की सियासी रणनीति से परेशान हैं, क्योंकि गुजरात में चुनावों से साल भर पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था और कई मौजूदा विधायकों का भी टिकट काट दिया गया था। ऐसा ही कुछ बीजेपी नेतृत्व मध्य प्रदेश में करने की योजना बना रहा है और इस योजना ने मध्य प्रदेश में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा खतरा शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर दिखाई दे रहा है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान 2005 से ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लंबा शासनकाल होने की वजह से सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी है। पिछले चुनाव में तो बीजेपी हार ही गई थी। हालिया नगर निकाय चुनावों में आधा दर्जन मंत्रियों के प्रभाव वाले जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी 814 में से आधी सीटें हार गई थी। पार्टी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि कई मंत्रियों और विधायकों के इलाके में पार्टी की हालत खराब है। ऐसे में इन विधायकों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। पिछले 15 सालों के चुनावी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 2003 से लेकर 2018 तक के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करीब 37% सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि पार्टी को वोट शेयर में सिर्फ 1.5% के करीब ही नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में ये कयास तेज है कि बीजेपी आलाकमान जल्द ही राज्य में बड़ा बदलाव कर सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात एम्स हैकिंग मामले में इंटरपोल की एंट्री की। दिल्ली एम्स के सर्वर हैक करने की घटना को अंजाम विदेश में बैठे हैकर्स ने दिया है। इसका खुलासा जांच में हो चुका है। विदेश में जांच के अधिकार भारतीय एजेंसियों के पास नहीं है, इसलिए इस मामले में इंटरपोल की मदद ली जा रही है। किस देश के हैकर्स पर है जांच एजेंसियों को शक? देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली एम्स के सर्वर हैकिंग मामले में ये साफ हो चुका है कि इसमें विदेशी हैकर्स का हाथ था और हैकिंग के तार चीनी हैकरों से जुड़ते दिख रहे हैं। जांच आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब इंटरपोल से मदद मांगी है। इंटरपोल की मदद के लिए दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को पत्र लिखा है, जिसमें इंटरपोल के जरिए चीनी और हांगकांग के हैकर्स की जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्हें उन आईपी एड्रेस की जानकारी दी जाए जिनमें हैकर्स के मेल गए थे। इंटरपोल से संपर्क करने के लिए नोडल एजेंसी सीबीआई है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को पत्र लिखा है। दिल्ली पुलिस ने सवाल किए कि ये आईपी एड्रेस किसको दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल कोई कंपनी कर रही है या फिर कोई व्यक्ति इसमें शामिल है। दिल्ली एम्स सर्वर पर हैकिंग का मामला 23 नवंबर का है। सुबह 6:45 पर इमरजेंसी लैब के कंप्यूटर सेंटर से मरीजों की रिपोर्ट नहीं मिलने की शिकायत आती है। इसके बाद बिलिंग सेंटर और दूसरे विभाग में भी एक के बाद एक परेशानी शुरू हो जाती है। एनआईसी की टीम ने जांच की तो पता चला कि सर्वर में सेंध लग चुकी है और फाइलें नहीं खुल रही हैं। जब ये साफ हो गया कि सर्वर हैकिंग का शिकार हो गया है तो इसके लिए भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की मदद भी ली गई। 25 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
दावा किया जा रहा है कि सर्वर हैक करने वाले हैकर्स की ओर से 200 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी और पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में मांगी गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह की फिरौती मांगे जाने की बात से इनकार कर दिया था। साथ ही सरकार की ओर से ये भी साफ कर दिया गया कि हैकर्स को पेमेंट नहीं की गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।